हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ ही होंगे। आज लेके आया हूँ BSOC 102, जिसका टाइटल है भारत का समाजशास्त्र 1। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन आंसर है बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग मेहनत से इस सारा क्वेश्चन को अगर देख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का 100 क्वेश्चन आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो चलो मैं धीरे धीरे बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना की प्रकृति का वर्णन कीजिए। स्टेप 1 आंसर देखिए आप। कहता है भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना का स्वरूप जटिल, बहुस्तरीय तथा असमान है। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार, हरित क्रांति और बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार के कारण कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी प्रवृत्तियों विकसित हुई। इससे पारंपरिक सामंती ढांचा कमजोर हुआ और नई वर्ग संरचना उभरी। अगला स्टेप है, इस संरचना में मुख्यतः 4 वर्ग शामिल हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कितने वर्ग शामिल हैं? 4 वर्ग शामिल हैं। बड़े भूस्वामी, मध्य किसान, लघु एवं सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर। ठीक है, आप लोग सुन लिए अच्छे से। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। बड़े भूस्वामी, मध्य किसान, लघु एवं सीमांत किसान तथा कृषि मजदूर। फिर आगे पढ़ेंगे। बड़े किसान पूंजी, आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और मशीनों का उपयोग कर व्यावसायिक खेती करते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं। मध्यम किसान आंशिक रूप से बाजार पर निर्भर करते हैं, जबकि लघु एवं सीमांत किसान जीविका आधारित खेती करते हैं और आर्थिक असुरक्षा से जूझते हैं। कृषि मजदूर वर्ग सबसे कमज़ोर होता है, जो मजदूरी पर निर्भर रहता है। अगला स्टेप देखेंगे आप लोग। इस वर्ग संरचना की प्रमुख विशेषताएं संसाधनों का असमान वितरण, आर्थिक विषमता और शोषण है। पूंजीवादी विकास के कारण अमीर किसान अधिक समृद्ध होते जा रहे हैं। अब बोलेंगे कि समृद्धि का मतलब क्या होते हैं सर? तो मैं बता दूं, समृद्धि का मतलब होता है सफल या वृद्धि या उन्नति। ठीक है, आप लोग समझ गए। उसके बाद जबकि छोटे किसान कर्ज और गरीबी में फंसते जा रहे हैं। मशीनीकरण और व्यवसायीकरण ने वर्ग विभाजन को और स्पष्ट किया है। अतः भारतीय पूंजीवादी कृषि वर्ग संरचना असमानता, शोषण और निरंतर परिवर्तन की प्रतीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं? तो बोलते हैं भारत में जाति के अध्ययन में ड्यूमो के दृष्टिकोण की जांच कीजिए। अब आंसर देंगे। पहला स्टेप, फ्रांसीसी समाजशास्त्र लुई ड्यूमे जो एक फ्रांसीसी लैंग्वेज है, ने भारत जाति व्यवस्था को समझने के लिए एक विशिष्ट वैचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनकी प्रसिद्ध कृति होमो हेरेटिकस में उन्होंने भारतीय समाज को मूलतः पदानुक्रम, हेरेची और शुद्धता अशुद्धता, प्योरिटी, पोल्यूशन के सिद्धांतों का आधारित बताया है।
अगला स्टेप है ड्यूमो के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था केवल आर्थिक या राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक और वैचारिक मूल्यों पर टिकी होती है। उन्होंने ब्राह्मण को सर्वोच्च स्थान और अछूतों को निम्नतम स्थान पर रखकर इस पदानुक्रम को स्पष्ट किया। उनके अनुसार पश्चिमी समाज जहां समानता इक्वलिटी पर आधारित है, वहीं भारतीय समाज असमानता को एक स्वीकृति सामाजिक मूल्य मानता है। हालांकि ड्यूमो के दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई है। आलोचकों का कहना है कि उन्होंने जाति व्यवस्था के आर्थिक, राजनीतिक और परिवर्तनशील पहलुओं की उपेक्षा की। आधुनिक भारत में शिक्षा, औद्योगिकरण और लोकतंत्र के प्रभाव से जाति व्यवस्था में बदलाव आए हैं, जिन्हें ड्यूमो पर्याप्त महत्व नहीं देते। अगला स्टेप है अतः ड्यूमो का दृष्टिकोण जाति के वैचारिक और सांस्कृतिक पक्ष को समझने में महत्वपूर्ण है, परंतु यह पूर्णतः समग्र नहीं माना जा सकता है। चलिए अब तीसरी क्वेश्चन में अंबेडकर के शब्दों के श्रेणीबद्ध असमानता से क्या अभिप्राय है, चर्चा कीजिए। आंसर है पहला स्टेप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार श्रेणीबद्ध असमानता भारतीय जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। इसका अर्थ है समाज में असमानता का ऐसा क्रम जिसमें विभिन्न जातियों ऊंच नीच के निश्चित स्तरों में बंटी होती है और प्रत्येक जाति अपने से नीचे वाली जाति को हीन समझती है, जबकि अपने से ऊपर वाली जाति के प्रति हीनता महसूस करती है। अब अगला स्टेप देखेंगे। अंबेडकर के अनुसार यह असमानता साधारण असमानता से भिन्न है, क्योंकि इसमें सभी लोग समान रूप से शोषित नहीं होते। हर जाति किसी न किसी स्तर पर शोषक और शोषित दोनों की भूमिका निभाती है। यही कारण है कि समाज में एकजुटता का अभाव रहता है और निम्न वर्ग एक साथ मिलकर विरोध नहीं कर पाते। अगला स्टेप उन्होंने यह भी कहा कि श्रेणीबद्ध असमानता सामाजिक विभाजन को मजबूत करती है और समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। यह व्यवस्था सामाजिक न्याय की स्थापना में सबसे बड़ी बाधा है। अतः अंबेडकर के अनुसार श्रेणीबद्ध असमानता भारतीय समाज की गहरी जड़ें रखने वाली समस्या है, जिससे समाप्त किए बिना सच्चे लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। चलो अगला 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? A.R. देसाई के लेखन को ध्यान में रखकर स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद नेशनलिज्म वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने राष्ट्र के प्रति एकता, निष्ठा और समर्पण का भाव रखते हैं। यह एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक चेतना है जो लोगों को एक साझा पहचान, संस्कृति और इतिहास से जोड़ती है।
दूसरा स्टेप है मार्क्सवादी समाजशास्त्री A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद को ऐतिहासिक और भौतिक परिस्थितियों के संदर्भ में समझाया। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश शासन ने भारत में पूंजीवादी संबंधों का विकास किया, जिससे विभिन्न वर्गों जैसे पूंजीपति, मजदूर और मध्यम वर्ग का उदय हुआ। तीसरा स्टेप देसाई के अनुसार यही नए सामाजिक वर्ग राष्ट्रवादी आंदोलन के अनुसार बने। भारतीय राष्ट्रवाद केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि यह आर्थिक शोषण के विरुद्ध एक संगठित संघर्ष भी था। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा और इसमें विभिन्न वर्गों के हितों का प्रभाव दिखाई देता है। अगला स्टेप है अतः A.R. देसाई के अनुसार राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक और वर्ग आधारित प्रक्रिया है जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से प्रभावित होती है। 5वां क्वेश्चन है मजदूर संघ क्या है? कामगारों के कल्याण में मजदूर संघों की भूमिका की चर्चा कीजिए। आंसर है स्टेप 1 मजदूर संघ यानी कि ट्रेड यूनियन वह संगठन होता है जिसमें श्रमिक अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए एकजुट होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कामगारों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य परिस्थितियों और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सेकंड स्टेप कामगारों के कल्याण में मजदूर संघों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले यह श्रमिकों के वेतन, बोनस, कार्य समय और छुट्टियों के संबंध में नियोक्ताओं से बातचीत यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं। इससे श्रमिकों को उचित मजदूरी और बेहतर कार्य स्थितियाँ मिलती है। अगला स्टेप दूसरे मजदूर संघ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उनके शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वे अन्यायपूर्ण व्यवहार, अवैध छंटनी और कार्यस्थल पर भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। इसके अलावा ये श्रमिकों को कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। अगला स्टेप तीसरे मजदूर संघ श्रमिकों में एकता और जागरूकता पैदा करते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हैं। हड़ताल और आंदोलन जैसे माध्यमों से वे अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अगला स्टेप अतः मजदूर संघ कामगारों के आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके समग्र कल्याण को सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन परिवार की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। परिवार समाज की सबसे मूलभूत और महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। परिवार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 विवाह संबंध। परिवार का आधार विवाह
होता है जो स्त्री और पुरुष को सामाजिक रूप से जोड़ता है। नंबर 2, रक्त संबंध। परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच रक्त संबंध पाए जाते हैं। तीसरा है स्थायित्व। परिवार एक अस्थायी संस्था है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। नंबर 4, आर्थिक सहयोग। परिवार के सदस्य एक दूसरे की आर्थिक सहायता करते हैं और जिम्मेदारियां बांटते हैं। नंबर 5, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। परिवार बच्चों को संस्कार, मूल्य और व्यवहार सिखाता है। भावनात्मक जुड़ाव। परिवार में प्रेम, स्नेह और सुरक्षा की भावना होती है। नंबर 7, सामाजिक नियंत्रण। परिवार नियमों और परंपराओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अतः परिवार व्यक्ति और समाज दोनों के विकास की केंद्रीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों को स्थिति की चर्चा कीजिए। श्रमिकों की स्थिति की चर्चा कीजिए। आंसर है भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे बड़ी संख्या में कार्यरत होने के बावजूद असुरक्षा और शोषण का सामना करती हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाएं घरेलू काम, कृषि, निर्माण कार्य, छोटी उद्योग इकाइयों तथा स्वरोजगारों में लगी होती है। इन कार्यों में उन्हें नियमित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण का अभाव रहता है। नंबर 1, कम वेतन। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। नंबर 2, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों। कार्यस्थल में सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थायित्व नहीं होता है। नंबर 3, सामाजिक सुरक्षा का अभाव। मातृत्व लाभ, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। नंबर 4, दोहरा कार्यभार। महिलाएं घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां निभाती हैं। नंबर 5, शोषण और भेदभाव। लिंग आधारित भेदभाव और शोषण आम बात है। हालांकि स्वयं सहायता समूह और सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। अतः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिला श्रमिकों को स्थिति कमज़ोर और असुरक्षित है, जिसे सुधारने के लिए ठोस नीतियों की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्जातीय समूह क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। आंसर है निर्जातीय समूह, एथनिक ग्रुप, वह सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य समान भाषा, सांस्कृतिक परंपराएं, इतिहास और मूलवंश साझा करते हैं। यह समूह अपनी विशिष्ट पहचान और एकता के आधार पर अन्य समूहों से अलग होता है। निर्जातीय समूह की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, साझी संस्कृति। समूह के सदस्यों की भाषा, रीति रिवाज, धर्म और परंपराएं समान होती है। नंबर 2, साझा इतिहास।
इस समूह के लोगों का एक समान ऐतिहासिक अनुभव और पृष्ठभूमि होती है। नंबर 3, पहचान की भावना। सदस्यों में हम वी फीलिंग की भावना होती है जो उन्हें एकजुट रखती है। नंबर 4, भौगोलिक संबंध। कई बार निर्जातीय समूह एक विशेष क्षेत्र में जुड़ा होता है। नंबर 5, वंश या मूल, कॉमन एंसेस्ट्री। सदस्य अपने को एक ही वंश या मूल से संबंधित मानते हैं। नंबर 6, सामाजिक अलगाव। यह समूह अपनी पहचान बनाए रखने के लिए अन्य समूहों से कुछ हद तक अलग रहता है। नंबर 7, भाषाई समानता। अक्सर एक ही भाषा या बोली का प्रयोग किया जाता है, अतः निर्जातीय समूह सांस्कृतिक समानता और साझा पहचान पर आधारित एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। राष्ट्रीय एकीकरण नेशनल इंटीग्रेशन से आशय देश की विभिन्न धर्मों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों के लोगों के बीच एकता, समरसता और राष्ट्रीय भावना का विकास होना है। यह राष्ट्र की अखंडता और स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत एक बहुविविधता वाला देश है, इसलिए यहाँ राष्ट्रीय एकीकरण के सामने कई चुनौतियाँ मौजूद है। जैसे नंबर 1, भाषाई विविधता। अलग अलग भाषाओं के कारण आपसी मतभेद उत्पन्न होते हैं। नंबर 2, धार्मिक विभाजन। धर्म के आधार पर तनाव और सांप्रदायिकता एकता को कमजोर करते हैं। नंबर 3, जातिवाद। जाति आधारित भेदभाव और ऊंच नीच की भावना सामाजिक एकता में बाधा डालती है। नंबर 4, क्षेत्रवाद, रीजनलिज्म। लोग अपने क्षेत्र को अधिक महत्व देते हैं, जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होता है। नंबर 5, आर्थिक असमानता। अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई असंतोष को उन्नम जन्म देती है। नंबर 6, राजनीतिक स्वार्थ। कुछ नेता अपने लाभ के लिए समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, अतः राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए समानता, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना आवश्यक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, निर्जातीयता क्या है? इस संदर्भ में पॉल ब्रस के विचारों की व्याख्या कीजिए। निर्जातीय एथनिसिटी से आशय उन सामाजिक संबंधों और पहचान से है जो समान भाषा, संस्कृति, धर्म, इतिहास और वंश के आधार पर विकसित होते हैं। यह समूह के सदस्यों में एक विशेष हम फीलिंग की भावना उत्पन्न करती है। स्टेप दूसरा, राजनीतिक समाजशास्त्री पॉल ब्रस ने निर्जातीयता को एक राजनीतिक प्रक्रिया के रूप में समझाया है
उनके अनुसार निर्जातीय पहचान स्वाभाविक या अस्थायी नहीं होती, बल्कि इसे राजनीतिक हितों के लिए निर्मित और उपयोग किया जाता है। अगला स्टेप, ब्रास का मानना है कि नेता और अभिजात वर्ग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए निर्जातीय पहचान को उभारते हैं। वे भाषा, धर्म या सांस्कृतिक के आधार पर लोगों को संगठित करते हैं और इस पहचान का उपयोग राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने में करते हैं। अगला स्टेप, इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि निर्जातीयता समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है तथा यह संघर्ष और परिस्थिति को भी जन्म दे सकती है। इस प्रकार निर्जातीयता केवल सांस्कृतिक नहीं बल्कि एक राजनीतिक और गतिशील प्रक्रिया है। अतः पॉल ब्रास के अनुसार निर्जातीयता एक निर्मित और राजनीतिक रूप से प्रयुक्त पहचान है जो सत्ता और हितों से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त परिवार की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। परिवार में संयुक्तता का निर्माण कैसे होता है? आंसर, संयुक्त परिवार वह परिवार है जिसमें एक ही वंश के कई सदस्य जैसे दादा दादी, पिता, चाचा, उनके बच्चे आदि एक साथ रहते हैं, साझा संपत्ति रखते हैं और सामूहिक रूप से जीवन यापन करते हैं। यह भारतीय समाज की पारंपरिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषताएं हैं साझा निवास, साझा रसोई, सामूहिक संपत्ति और पारंपरिक सहयोग। इसमें परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। परिवार में संयुक्तता का निर्माण कई कारकों से होता है। नंबर 1, आर्थिक सहयोग। सभी सदस्य मिलकर आय अर्जित करते हैं और खर्च साझा करते हैं। नंबर 2, साझी संपत्ति, भूमि और अन्य संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व संयुक्तता को मजबूत करता है। नंबर 3, सांस्कृतिक और पारिवारिक मूल्य। परंपराएं, रीति रिवाज और सम्मान भी भावना एकता बनाए रखते हैं। नंबर 4, पारंपरिक निर्भरता। सदस्य एक दूसरे पर भावनात्मक और सामाजिक रूप से निर्भर रहते हैं। नंबर 5, नेतृत्व यानी कि मुखिया की भूमिका। परिवार का मुखिया निर्णय लेकर व्यवस्था बनाए रखता है। अतः संयुक्त परिवार सहयोग, एकता और साझा जिम्मेदारी पर आधारित एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है जिसमें संयुक्तता विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में औद्योगिक नीतियों के परिणामों की चर्चा कीजिए। आंसर, भारत में औद्योगिक नीतियों देश के आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई है। स्वतंत्रता के बाद से विभिन्न औद्योगिक नीतियों ने देश के औद्योगिक ढांचे को आकार दिया है। इन नीतियों के प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं।
नंबर 1, औद्योगिक विकास। भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला। नंबर 2, आर्थिक वृद्धि। उद्योगों के विकास से जीडीपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। नंबर 3, रोजगार सृजन। नए उद्योगों के स्थापित होने से रोजगार के अवसर बढ़े। नंबर 4, निजीकरण और उदारीकरण। 1991 के बाद निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिला, जिससे प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ी। नंबर 5, क्षेत्रीय असंतुलन। कुछ क्षेत्रों में अधिक औद्योगिक विकास हुआ, जबकि अन्य क्षेत्रों पिछड़े रह गए। नंबर 6, पर्यावरणीय समस्याएं। औद्योगिकरण से प्रदूषण और पर्यावरण संकट बढ़ा। नंबर 7, सामाजिक असमानता। अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ा है। अतः औद्योगिक नीतियों ने भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, परंतु इसके साथ कुछ चुनौतियां भी उत्पन्न हुई है, जिसका समाधान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना को समझने में अशोक रुद्रा के योगदान की चर्चा कीजिए। आंसर है अशोक रुद्रा ने भारत में पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कृषि क्षेत्र में वर्ग विभाजन को समझाने के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया और भारतीय ग्रामीण समाज की वास्तविकताओं का विश्लेषण किया। अगला स्टेप, रुद्रा के अनुसार भारतीय कृषि में पूंजीवाद का विकास असमान और आंशिक है। उन्होंने किसानों को उनके आर्थिक आधार और उत्पादन संबंधों के अनुसार विभिन्न वर्गों में विभाजित किया, जैसे बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान और कृषि मजदूर। अगला स्टेप, उन्होंने विशेष रूप से बड़े किसानों यानी कि कुलक वर्ग की भूमिका पर बल दिया, जो पूंजी भूमि और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर उत्पादन बढ़ाते हैं तथा बाजार के लिए खेती करते हैं। ये किसान मजदूरों को काम पर रखते हैं और पूंजीवादी संबंधों को मजबूत करते हैं। अगला स्टेप, रुद्रा ने यह भी बताया कि भारतीय कृषि में पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का निर्माण है, जिससे वर्ग संरचना जटिल बनी रहती है। उन्होंने ग्रामीण असमानता, शोषण और वर्ग संघर्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। अगला स्टेप, अतः अशोक रुद्रा का योगदान भारतीय कृषि में वर्ग का विभाजन और पूंजीवादी विकास को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 14, वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया वनों में रहने वाले आदिवासियों को किस प्रकार प्रभावित करती है, व्याख्या कीजिए। आंसर, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से
अर्थव्यवस्था को खुला और बाजार आधारित बनाया जाता है। इन कानूनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन प्रक्रियाओं के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। जैसे नंबर 1, भूमि से विस्थापन। उद्योग, खनन और विकास परियोजनाओं के कारण आदिवासियों को अपनी पारंपरिक भूमि छोड़नी पड़ती है। नंबर 2, आजीविका का संकट। वन समाधानों पर निर्भरता कम होने से उनकी आजीविका प्रभावित होती है। नंबर 3, सांस्कृतिक क्षरण। बाहरी प्रभावों के कारण उनकी परंपराएं, भाषा और संस्कृति कमजोर होती जा रही है। नंबर 4, आर्थिक शोषण। कंपनियां और ठेकेदार उनके श्रम और संसाधनों का शोषण करते हैं। नंबर 5, पर्यावरणीय प्रभाव। वनों की कटाई और खनन से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। हालांकि कुछ सकारात्मक प्रभाव भी है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों में वृद्धि। अतः वैश्वीकरण और उदारीकरण ने आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाया है, परंतु इसके नकारात्मक प्रभाव अधिक गहरे और चिंताजनक है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में जाति व्यवस्था एवं श्रेणीबद्ध असमानता है। इस संदर्भ में अंबेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारतीय जाति व्यवस्था श्रेणीबद्ध असमानता, ग्रेडेड इनक्वालिटी पर आधारित है, जिसमें समाज विभिन्न ऊंच नीच के स्तरों में विभाजित होता है। स्टेप 2, अंबेडकर के अनुसार इस व्यवस्था में हर जाति अपने से नीचे वाली जाति को हीन समझती है और अपने से ऊपर वाली जाति के प्रति हीनता का अनुभव करती है। इस प्रकार असमानता एक क्रम में व्यवस्थित होती है, न कि केवल दो वर्गों, अमीर और गरीब में। स्टेप 2, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार की असमानता सामाजिक एकता को कमजोर करती है, क्योंकि सभी निम्न वर्ग एकजुट नहीं हो पाते। हर जाति अपने स्वार्थ में उलझी रहती है, जिससे सामूहिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन कठिन हो जाता है। अगला स्टेप, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को सामाजिक अन्याय, शोषण और भेदभाव का मुख्य कारण माना। उनके अनुसार यह व्यवस्था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। अगला स्टेप, अतः अंबेडकर का मानना था कि जब एक जाति व्यवस्था और श्रेणीबद्ध असमानता समाप्त नहीं होगी, तब तक वास्तविक सामाजिक न्याय और लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत विद्या क्या है? भारतीय समाज में भारत विद्या दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। भारत विद्या इंडोलॉजी वह अध्ययन पद्धति है जिसमें भारत समाज, संस्कृति, धर्म, परंपराओं और इतिहास का अध्ययन प्राचीन ग्रंथों और साहित्य के आधार पर किया जाता है। यह दृष्टिकोण मुख्यतः वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और अन्य शास्त्रीय ग्रंथों के माध्यम से समाज को समझने का प्रयास करता है। स्टेप 2, भारतीय समाज में भारतविद दृष्टिकोण का विशेष महत्व रहा है। इस दृष्टिकोण के अनुसार
भारतीय समाज की संरचना और संस्थाएं जैसे जाति, परिवार, धर्म को उनके पारंपरिक और सांस्कृतिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। स्टेप आगे। इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वानों में G.S. घुरिये का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने जाति व्यवस्था का अध्ययन शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर किया है। भारतविद दृष्टिकोण का मानना है कि भारतीय समाज में निरंतरता, कंटिन्यूटी और परंपरा का विशेष महत्व है। अगला स्टेप। हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना भी की गई है, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक कारकों और आधुनिक वास्तविकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं देता। अतः भारतविद्या भारतीय समाज को समझने का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, लेकिन इसे अन्य दृष्टिकोणों के साथ मिलाकर देखना अधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में राष्ट्र निर्माण के प्रमुख प्रयासों की व्याख्या कीजिए। आंसर। राष्ट्रीय निर्माण, नेशन बिल्डिंग, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश में एकता, स्थिरता और विकास को सुदृढ़ किया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में राष्ट्रीय निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। भारत में राष्ट्रीय निर्माण के प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान ने समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों को स्थापित किया। स्टेप 2, स्टेप 1, लोकतांत्रिक व्यवस्था। नियमित चुनाव और जनभागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत किया गया। नंबर 2, आर्थिक विकास योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाओं और नीतियों के जरिए देश के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया। नंबर 3, शिक्षा का विस्तार। शिक्षा के प्रसार से राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता बढ़ी। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। विभिन्नता में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए। नंबर 5, भाषा और संस्कृति का सम्मान। विविध भाषाओं और संस्कृतियों को मान्यता देकर समावेशी समाज का निर्माण किया गया। अतः भारत में राष्ट्र निर्माण के प्रयासों ने देश की एकता, अखंडता और विकास को सुदृढ़ किया है। यद्यपि कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वंशानुक्रम समूह से आप क्या समझते हैं? इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। वंशानुक्रम समूह वह सामाजिक समूह होता है जिसके सदस्य अपने को एक समान पूर्वज से जुड़ा मानते हैं और वंश के आधार पर अपनी पहचान बनाते हैं। यह संबंध जन्म पर आधारित होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। वंशानुक्रम समूह समाज में संगठन और संबंधों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। यह समूह पितृवंश, मातृवंश या दोनों प्रकार का हो सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साझा पूर्वज। सभी सदस्य एक ही वंश से जुड़े होने का विश्वास रखते हैं। जन्म आधारित सदस्य, इसमें सदस्यता जन्म के आधार पर मिलती है, न कि चयन से। नंबर 3, वंश की निरंतरता। यह समूह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। नंबर 4, सामाजिक पहचान। यह व्यक्ति को समाज में एक निश्चित पहचान प्रदान करता है। नंबर 5, विवाह नियम। कई वंशानुक्रम समूहों में विवाह के नियम निर्धारित होते हैं, जैसे बहिर्विवाह। नंबर 6, संपत्ति और उत्तराधिकार। संपत्ति का हस्तांतरण वंश के आधार पर होता है। नंबर 7, सांस्कृतिक परंपराएं। समूह की अपनी रीति रिवाज और परंपराएं होती है, अतः वंशानुक्रम समूह सामाजिक संगठन की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो वंश पहचान और परंपरा पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना की समझ पर उत्साह पटनायक के योगदान की चर्चा कीजिए। आंसर है उत्साह पटनायक ने भारत में पूंजीवादी कृषक वर्ग संरचना को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय कृषि में वर्ग संबंधों, शोषण और असमानता का विश्लेषण किया। पटनायक के अनुसार भारतीय कृषि में पूंजीवादी का विकास असमान और आंशिक है। उन्होंने किसानों को उनकी भूमि, उत्पाद संसाधनों और श्रम संबंधों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया, जैसे बड़े किसान, मध्यम किसान, छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर। अगला, उन्होंने विशेष रूप से यह बताया कि बड़े किसान और समृद्ध वर्ग बाजार के लिए उत्पादन करते हैं और मजदूरों के श्रम का शोषण करते हैं, जिससे पूंजीवादी संबंध मजबूत होते हैं। वहीं छोटे किसान और कृषि मजदूर आर्थिक असुरक्षा और गरीबी से जूझते हैं। पटनायक ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय कृषि में अर्धसमानता और पूंजीवादी तत्व साथ साथ मौजूद है, जिससे वर्ग संरचना जटिल बन जाती है। उन्होंने ग्रामीण शरण, बाजार निर्भरता और राजनीतियों के प्रभाव पर भी प्रकाश डाला। अगला स्टेप, अतः उत्साह पटनायक का योगदान भारतीय कृषि में वर्ग विभाजन, शोषण और पूंजीवादी विकास की समझ को गहराई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20, जजमानी व्यवस्था गांव में जातियों के बीच संबंधों को किस प्रकार नियंत्रित करती है, व्याख्या कीजिए। आंसर, जजमानी व्यवस्था भारतीय ग्रामीण समाज की एक पारंपरिक व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जातियों व आपसी सेवाओं और दायित्वों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसमें उच्च जातियों और सेवा प्रदान करने वाली जातियों के बीच अस्थायी संबंध स्थापित होते हैं। यह व्यवस्था गांव में जातियों के बीच संबंधों को निम्न प्रकार से नियंत्रित करती है। नंबर 1, कार्य विभाजन।
डिवीजन ऑफ लेबर। प्रत्येक जाति का एक निश्चित पेशा होता है, जैसे नाई, धोबी, कुम्हार आदि, जिससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। नंबर 2, परस्पर निर्भरता। सभी जातियों एक दूसरे की सेवाओं पर निर्भर रहती है, जिससे संबंध स्थिर रहते हैं। स्टेप 3, सामाजिक नियंत्रण। परंपराएं और नियम जातियों के व्यवहार और संबंधों को नियंत्रित करते हैं। स्टेप 4, आर्थिक विनिमय। सेवाओं के बदले अनाज या वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, जिससे आर्थिक संबंध बने रहते हैं। स्टेप 5, पदानुक्रम। जातियों के बीच ऊंच नीच का क्रम बना रहता है, जिससे सामाजिक संरचना स्थिर रहती है। हालांकि आधुनिकता, नागरिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव से यह व्यवस्था कमजोर होती जा रही है। अतः जजमानी व्यवस्था पारंपरिक गांवों में जातियों के बीच संबंधों को नियंत्रित और व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। क्वेश्चन नंबर 21, डेविड हार्डमैन के देवी आंदोलन पर अध्ययन की चर्चा कीजिए। यह आदिवासियों के बारे में क्या व्याख्या करता है? डेविड हार्डमैन ने पश्चिमी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में हुए देवी आंदोलन का गहन अध्ययन किया। यह आंदोलन मुख्यतः 1920 के दशक में उभरा, जिसमें आदिवासी समुदायों ने सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार की दिशा में कदम उठाया। हार्डमैन के अनुसार देवी आंदोलन एक धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन था, जिसमें आदिवासियों ने देवी की पूजा के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इस आंदोलन के तहत शराब का त्याग, स्वच्छता, नैतिक जीवन और सामाजिक अनुशासन पर बल दिया गया। यह आंदोलन आदिवासियों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करता है। नंबर 1, सक्रियता, एजेंसी। आदिवासी केवल शोषित नहीं बल्कि अपने सुधार के लिए स्वयं पहल करने वाले होते हैं। नंबर 2, सांस्कृतिक चेतना। वे अपनी परंपराओं और विश्वासों के माध्यम से परिवर्तन लाते हैं। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। यह आंदोलन बाहरी शोषण और अन्याय के खिलाफ एक प्रकार का प्रतिरोध था। सामाजिक एकता। इसके आदिवासियों में एकता और सामूहिक पहचान को मजबूत किया। हार्डमैन का अध्ययन यह दर्शाता है कि आदिवासी समाज गतिशील है और परिवर्तन के लिए सक्षम है। अतः देवी आंदोलन आदिवासियों की जागरूकता, आत्मसुधार और प्रतिरोध की भावना को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में राष्ट्रवाद पर A.R. देसाई के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। A.R. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का विश्लेषण मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किया। उनके अनुसार राष्ट्रवाद केवल भावनात्मक या सांस्कृतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया है। स्टेप 2, देसाई के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिक शासन के आर्थिक शोषण के कारण हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया और पूंजीवादी संबंधों को जन्म दिया। इसके परिणाम स्वरूप समाज में
नए वर्ग जैसे पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग उभरे। स्टेप तीसरा, इन वर्गों ने अपने अपने हितों के अनुसार राष्ट्रवादी आंदोलन में भाग लिया। देसाई का मानना है कि भारतीय राष्ट्रवाद एक बहुवर्गीय आंदोलन था जिसमें विभिन्न वर्गों के हित और संघर्ष शामिल थे। स्टेप तीसरा, उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रवाद का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा और यह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में प्रभावित होता है। इस प्रकार राष्ट्रवाद को समझने के लिए आर्थिक संरचना और वर्ग संबंधों का अध्ययन आवश्यक है। स्टेप चौथा, अतः A.R. देसाई के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद एक ऐतिहासिक वर्ग आधारित और परिवर्तनशील प्रक्रिया है जो आर्थिक शोषण और सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 23, उपसृत के अनुसार उपसृत के विचार की रणजीत गुहा के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। थोड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। आंसर देखें अब, उपसृत से आशय समाज के उन वर्गों से है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर होते हैं, जैसे किसान, मजदूर, आदिवासी और निम्न वर्ग। स्टेप दूसरा, इतिहासकार रणजीत गुहा ने उपसृत अध्ययन के माध्यम से उपसृत वर्गों के इतिहास और भूमिका को प्रमुखता दी। उनके अनुसार पारंपरिक इतिहास लेखन केवल अभिजात वर्ग पर केंद्रित रहा, जबकि उपसृत वर्गों की आवाज़ को अनदेखा किया गया। गुहा का मानना है कि उपसृत वर्ग केवल शोषित नहीं है, बल्कि वे स्वतंत्र चेतना रखते हैं और अपने तरीके से प्रतिरोध करते हैं। उन्होंने किसान आंदोलन और विद्रोह का अध्ययन कर यह दिखाया कि ये आंदोलन केवल अभिजात नेतृत्व के कारण नहीं, बल्कि उपसृतों की अपनी पहल से भी उत्पन्न होते हैं। स्टेप अगला, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपसृतों की राजनीति और सोच अभिजात वर्ग से अलग होती है, इसलिए उनके इतिहास को समझने के लिए अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्टेप अगला, अतः रणजीत गुहा का दृष्टिकोण उपसृत वर्गों की भूमिका, चेतना और प्रतिरोध को उजागर करता है, जिससे इतिहास को अधिक समग्र रूप में समझा जा सकता है। धन्यवाद। इसके बीच में अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा चाहता हूँ भाइयों दोस्तों।